नमस्कार देवी और सज्जनों, साड़ी समाज के सारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सुरक्षित रहें, घर में रहें और कोरोना की महामारी को हम जल्दी से जल्दी हमारे देश से भगाएंगे और हमारा जो जीवन पहले जैसा था वही हम पूर्ववत लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे। क्योंकि इस ये कोरोना के साथ में जो लड़ाई है, लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, हमारी भी लड़ाई है। हमने भी इसके साथ में बहुत लड़ना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और हम अगर सरकार के नियमों का अगर अच्छी तरह से पालन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कोरोना की महामारी इसके साथ में हम ज़रूर अच्छी तरह से फाइट करके इसको भगा सकते हैं। आज वीकेंड का सेकंड लास्ट दिन है, शनिवार का दिन है और मुलाकातों का सिलसिला कई 6 महीने से चालू है। आज की जो मुलाकात है वो उसका नंबर है 103, 103वीं मुलाकात है और हम ऐसे ही व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाते हैं, उसका परिचय हम सारे विश्व को करवा देते हैं। और इस 103वीं मुलाकात में आज हमारे साथ में एक ऐसी महनीय व्यक्ति है कि शायद जिनके बारे में महाराष्ट्र में बहुत कोई जानता नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। मुझे लगता है कि पुणे और पुणे के परिसर में इस व्यक्ति को सब लोग जानते हैं। पुणे हो, आळंदी हो या वहाँ का जो भी जितना भी सर्कल है, उस सर्कल में इस व्यक्ति को कोई जानता नहीं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति आपको दिखाई देगा। एक ऐसे व्यक्ति की जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन जब मैंने उनका बायोडाटा देखा तो मेरे पत्नी के साथ में मैंने अभी डिस्कशन किया और मैंने कहा कि इस व्यक्ति को ये बहुत ही जल्दी हमारे पास में आना चाहिए था एक्चुअली, या हमने इनके पास में जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ हम दूर से ही एक दूसरे के संपर्क में रहे और सिर्फ इतनी जानकारी थी कि इज अ वेरी जीनियस पर्सन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, शांत संयमी स्वभाव के व्यक्ति है। स्वभाव अच्छा है इनका, लोगों को जोड़ते हैं, कार्य भी इनका बहुत अच्छा है, सोशल वर्क भी अच्छा है। लेकिन परिचय कभी अच्छी तरह से हुआ नहीं। शायद मैं आपसे मिला या नहीं मिला मुझे याद नहीं है या पता नहीं है, लेकिन मैं शायद आपसे मिला नहीं हूँ। नहीं मिले या सत्य वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जितने भी मुंबई में प्रोग्राम हुए, सही बात तो ये कहूंगा कि मैं तो पहले तो आपको माफी चाहूंगा कि अगर आपका परिचय पहले हो जाता तो हम रविंद्र नाट्य मंदिर में एक मतलब ये मैं कहूंगा कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम आपसे वंचित रहे। ऐसी बात नहीं है। एक मैं ये देखो, जो है सोना पीला होता है तो पीला होता है, चांदी सफेद होती है तो सफेद होती है। और मुझे ये घुमा फिराने की बात तो आती नहीं, मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ कि मैं तो आपको माफी चाहता हूँ और मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि आप जैसे व्यक्ति से हम बहुत दूर रहे। नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा ऐसी लगता बात है कि सही मायने पे आपकी हमको बहुत जरूरत थी। हम तो आप जैसे व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति हमको कहाँ मिलेंगे। क्योंकि हमको जो योजनाएं सफल करना है, उसके लिए आपका योगदान इतना महत्वपूर्ण होगा संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपका बायोडाटा कम से कम 3-4 बार पढ़ा। पत्नी के साथ में रात को भी मैंने बात की और मैंने कहा कि देख, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं, मैं भी इनको पहचानता हूँ। लेकिन सही मायने पे मन की जो केमिस्ट्री है वो हमने कभी एक दूसरे की पढ़ी ही नहीं शायद। लेकिन कुछ ना हो, देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं कि वो देर है लेकिन अंधेर नहीं। और सही वक्त पे सही मायने पे हम इस व्यक्ति को आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाए है। देवी और सज्जनों, एक व्यक्ति ऐसा हमारे समाज में है। आज इस व्यक्ति की मैं ऐसे पहचान आपको करवा दूंगा कि मुझे इस व्यक्ति के ऊपर बहुत बहुत अभिमान है, गर्व है। ये मेरे पिता के समान है, ये मेरे पिता के समान है, मैं इनके बच्चे के समान हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति अपने साड़ी समाज में होना बहुत ही मुश्किल है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। और ऐसा व्यक्ति साड़ी समाज में सोशल वर्क इन्होंने जो किया हुआ है वो तो बताएंगे इंटरव्यू में, लेकिन ये काफी सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ये पुणे 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 को कौन नहीं जानता है। महाराष्ट्र का दूसरा तीसरा नंबर का शहर है पुणे। और पुणे से जब हम नासिक जाते हैं तो पुणे से नासिक का जो हाईवे है वहां पे पहला राजगुरु नगर नाम का एक गांव लगता है, उसके बाद में मंचर नाम का गांव लगता है। उस मंचर गांव के एक निवासी हमारे साथ में है। 24,000 स्क्वायर फुट का गेटवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इनका खुद का। 2 लड़के हैं,
एक लड़का और उनकी वाइफ दोनों भी डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल चलाते हैं। दूसरा लड़का यूरो सर्जन है, उसकी वाइफ भी डॉक्टर है और वो इंग्लैंड में स्थित है। मुझे लगता नहीं ये रिटायर्ड होंगे, क्योंकि इनको रिटायर्ड होना ही नहीं, और इनको रिटायर्ड तो मतलब समाज ने भी इनको रिटायर्ड नहीं करना चाहिए। अगर ये अपने कार्य से रिटायर्ड हो जाते हैं तो सामाजिक कार्य से इनको रिटायर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको इनके समाज को बहुत जरूरत है। तो ऐसा एक परिवार की 24,000 स्क्वायर फीट का मंचर में इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अपनी वैद्यकीय शिक्षा मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में, मैं बहुत ही छोटा हूं तब, 3 या 4 साल का मैं रहा होगा तब इन्होंने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट की डिग्री पूरी करने के बाद, स्त्री रोग तज्ञ जिसे हम कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट की डिग्री पूरी करने के बाद में 1979 में इन्होंने मुंबई नहीं आए, ये पुणे भी नहीं आए, बैंगलोर नहीं गए, इंदौर नहीं गए, अहमदाबाद नहीं गए, न्यू दिल्ली नहीं गए। इन्होंने ये सोचा कि मैं मेरे रूरल एरिया में जाके गरीब लोगों की सेवा कैसे करूं। 1979 में इन्होंने बहुत ही, मतलब उस टाइम आप सोचिए 1979 मतलब कम से कम ये बात है, कम से कम 40-45 साल पहले की बात है। तब का माहौल वहां पर कैसा हुआ होगा, तब कैसा हुआ होगा। गरीब लोग, आदिवासी लोग, बिल्कुल जिनके पास में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में इन्होंने काम किया। कम से कम इन्होंने 100 से ज्यादा शस्त्रक्रियाएं मुफ्त में की हुई है। शरद चंद्र जी पवार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, भारत के कृषि मंत्री रह चुके थे, डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर जो राज्यपाल थे, इतना ही नहीं, महेश भट्ट और ऐसे बहुत नामी हस्तियों के हाथ से इनको पुरस्कार मिले हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार। मैं पुरस्कार अगर गिनते जाऊं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर इनके बारे में मैं खुद बोलते जाऊंगा ना तो 1-1.5 घंटा तो ऐसा ही निकल जाएगा। ऐसी एक महनीय व्यक्ति हमारे साथ में है जो स्त्री रोग तज्ञ है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहूंगा, बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन भारत के बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन साड़ी मेडिकल फाउंडेशन नाम की संस्था इन्होंने शुरू की 1994 के आसपास। इन्होंने साड़ी मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के माध्यम से हजारों सैकड़ों शिविर आयोजित करके, ये विविध मतलब डिफरेंट रोगों के ऊपर शिविर आयोजित करके लोगों को अपनी सेवा देते हैं। एक आदमी ने बहुत खूब कहा है किसी ने कि आपके पास में कितना पैसा ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास में कितना ज्ञान है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके ज्ञान का, आपके पैसे का, आपके अभ्यास का, आपके समाज को कितना फायदा होता है, इसके ऊपर उसकी महत्वता निर्भर करती है। ये मेरा खुद का मानना है। मैं जब रतन टाटा जी से मिला था तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही 3 सिंगल लाइन में लाइफ समझाया था। लाइफ, रतन टाटा जी ने मुझे 3 लाइन में लाइफ समझाया था, 3 लाइन में, कि आप क्या हो महत्वपूर्ण नहीं है ये आपके जीवन में। व्हाट इज यू, आप कौन है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप कौन हो, विजय वक्ते हो, डॉक्टर मोहन श्री कृष्ण साड़ी हो, नॉट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप क्या हो, मंत्रालय में अधिकारी हो, आप क्या हो, गायनोकोलॉजिस्ट हो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं। आप कैसे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कैसे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे हो, कैसे हो, तो ही आप समाज को आपका योगदान दे सकते हो, लोगों को जोड़ सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। और यही आज का गुण जो है मैंने इस महने व्यक्ति में देखा है। मैंने तो फोटो में बहुत बार देखा है, जूम करके भी देखा है कि डॉक्टर मोहन श्री कृष्ण साड़ी दिखते कैसे हैं। पता चला इधर उधर से, मैंने भी सुना था इनके बारे में, लेकिन पहुंच नहीं पाया। सीढ़ी नहीं थी, ऐसा मान लो कि सीढ़ी नहीं थी। नदी के पार वो थे, नदी के पार हम थे, नाव नहीं थी, हम नहीं जा पाए इनके पास में। लेकिन कहते हैं ना भगवान के देर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। हम तो पहुंच गए सर आपके पास में। तो हम सर आपके साथ में रहेंगे, आपका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा बना रहेगा। आज हमारे साथ में ऐसी महनीय व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर मोहन श्री कृष्ण साड़ी। ये पुणे के पास में मंचर नाम के शहर में रहते हैं। खुद गायनोकोलॉजिस्ट है। 1979 में इन्होंने अपनी वैद्यकीय शिक्षा पूरी की। 1994 में इन्होंने साड़ी मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की और साथ ही में इन्होंने गेटवेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा किया। 24,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल आज इनका खड़ा है। मेरे मन में एक इच्छा है बहुत, इच्छा ये है कि
अपने साड़ी समाज का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। अब वो कैसा हो क्या हो बात की बात है, लेकिन इतना आज मैं इतना हर्ष उल्लासित हूँ कि मुझे ऐसे एक व्यक्ति की तलाश थी कि इस हॉस्पिटल के लिए वो मार्गदर्शन करे, और वो व्यक्ति आज हमें मिल गया। सर जी, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की इस 103वीं मुलाकात में आपका मैं विजय वक्ते हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। पत्नी सौ निशा विजय वक्ते जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की ट्रस्टी है, सारा विश्वस्त मंडल और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का विश्व भर में जितना भी परिवार फैला हुआ है, उनकी तरफ से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के राज्य के प्रमुख देवेंद्र क्षीरसागर जी, प्रियंका चिल्लाड़ और हमारे महेश पागड़े जी, इनकी तरफ से और हमारे सभी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की परिवार की तरफ से मैं आपका इस इंटरव्यू में हार्दिक 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 स्वागत करता नमस्ते नमस्ते. जय जीवेश्वर हूँ। जय जीवेश्वर और सर। नमस्ते. मला उलट मी खेड्यात राहणारा माणूस आहे. खेड्यातच जन्मलोय, खेड्यातच वाढलेलो आहे आणि आताही खेड्यातच राहतोय. असं असताना तुम्ही माझी निवड केली ह्या मुलाखतीसाठी, याबद्दल आपले आणि वर्ल्ड साडी फाउंडेशनचे मनपूर्वक आभार. तसा मी छोटा माणूस आहे, फार मोठा माणूस नाहीये. तरी पण तुम्ही माझ्याविषयी एवढं भरभरून बोलला, मला मनापासून खूप बरं वाटलं. पण जे काही काम आहे करतो आहे ते कुणी पाठीवर शाबासकी द्यावी किंवा हे मिळावं म्हणून नाहीये. मात्र ज्या वेळेला अशी शाबासकी मिळते ना, त्यावेळेला अजून काम करण्याचा हुरूप वाढतो, हे मात्र निश्चित. आणि म्हणून तुमची शाबासकी आणि तुमचे शब्द जे आहेत माझे कौतुक करणारे, ते माझ्या दृष्टीनं खूप मोलाचे आहेत. सर, हम शाबाशी देने इतने बड़े तो है नहीं, और रही बात हम तो आपके बच्चे जैसे है, तो हम पिता समान ही आपको मानेंगे, हमारे पिता के जगह पे ही हम आपको मानेंगे, और इंटरव्यू के आखिरी में तो आपका आशीर्वाद में तो जरूर लूंगा ही। सर जी, मैंने एक निघोज करके गांव है, निघोज अहमदनगर के पास में है। मुझे हाँ, एक निघोज करके गाँव निघोज है, करके है, गाँव है. एक इंग्लिश में एक मुझे लेसन था जब मैं पढ़ता था, तो एक व्यक्ति नाम याद नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब परदेश से आए तो वो निघोज में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। अब वो मुझे अच्छी कथा याद नहीं है, लेकिन 1979 में, मतलब उस दरमियान आप जब मेडिकल एजुकेशन की शिक्षा आपने पूरी की, गायनोकोलॉजिस्ट बने सर। सर, मुंबई में गायनोकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी ये है सर जी, मतलब क्या कहे आपको कि अगर कोई स्पेशलिस्ट हो और मुंबई में आ जाए तो मैं कहता हूँ कि वो तो माला माल हो जाता है, बिल्कुल माला माल, इतना कि पूछो मत अब। क्योंकि हम खुद, मैं बैंड्रा में रहता हूँ, बैंड्रा इट्स बहुत ही मतलब मुंबई के हार्ट में आता है बैंड्रा, उसमें रहता हूँ, मैं देखता हूँ। वैद्य की शिक्षा पूरी की सर आपने मेडिकल की, और मंचर जाने का कैसा विचार किया? आप रहने वाले कहाँ के हैं? एक्चुअली मेरे पिताजी सर, एक आपको हिंदी प्राइमरी. कंफर्ट है? हाँ, लेकिन सुनने वाले अगर को नहीं मराठी नहीं सर, आता हो मैं तो हिंदी फिर में बात इसीलिए कर रहा हूँ कि हमको लोग महाराष्ट्र से नहीं सुनेंगे, हमको मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से सुनेंगे। ठीक है, हिंदी और तो इंग्लिश इसलिए में बात पूरे करूंगा मैं. भारतवर्ष में जो लोग सुनेंगे, तो अगर आप अच्छी तरह से, मतलब आप कंफर्ट हो तो आप हिंदी में बात कर सकते नहीं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके हैं। बिल्कुल सर, बोलूंगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेरे सभी साड़ी परिवार को, मेरे बंधु और भगिनी, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ. हाँ, आपने मुझे पूछा कि मैं इतने देहात में कैसा आया. विजय जी, मेरा जन्म देहात में हुआ, मेरा बचपन देहात में गया, मेरी पढ़ाई प्राइमरी और सेकेंडरी वो भी देहात में हुई. मेरे पिताजी प्राइमरी टीचर थे, उनकी सारी सर्विस देहात में हुई, और इसी के वजह से मैंने भी एमडी पूरा करने के बाद निश्चय किया कि मैं भी अभी देहात में काम करूंगा. और इसकी दूसरी वजह यह है कि बचपन से मैंने देखा था कि औरतों की बीमारी में स्थिति कैसी खराब रहती है. एक तो देहात में शहरों की तुलना से जो हेल्थ प्रॉब्लम है, वो हेल्थ की जो स्टेटस है वो बहुत बुरी है. उसी में जो औरतें रहती है, उनका स्थान तो घर में दुय्यम रहता है. अपनी जो सिस्टम है वो
मेल डोमिनेंट है, फीमेल को सेकेंडरी स्टेप से माना जाता है, और इसी की वजह से उनकी बीमारी के ऊपर उतना ख्याल नहीं दिया जाता था। मैं अभी ऐसा कहूंगा कि उसकी वजह से औरतों की बीमारियों के प्रॉब्लम मैंने बहुत नजदीक से देखे थे, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हम देहात में प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हेलो हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ तो हाँ। आपको डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए मैंने मेरा माइक म्यूट करके रखा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे मेरे बचपन की एक छोटी सी याद आती है, कहानी याद आती है। मैं 10 साल का था तब। एक बहुत छोटा गांव था गावड़ेवाड़ी करके, वहां मेरे पिताजी सर्विस करते थे। अरे गांव तो, गावड़ेवाड़ी कहाँ है आप? हाँ गावड़ेवाड़ी, ये गावड़ेवाड़ी मंचर के एक 10 किलोमीटर बाजू में है। आप पहले से साड़ी लगाते हो या कोई अलग सरनेम में? नहीं, पहले से साड़ी लगाते हैं। पहले से साड़ी लगाते, ओके ओके। हमारे बोलते हैं रिश्तेदार के हमारा सरनेम अलग था धेन, लेकिन मैं, मेरे पिताजी, उसके साथ साथ मेरे ये जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो भी यही सरनेम लगाते हैं, साड़ी सरनेम लगाते हैं। ओके हमने भी सर। वही चालू किया है, बदला नहीं है। गावड़ेवाड़ी सर, गावड़ेवाड़ी से। गावड़ेवाड़ी बहुत छोटा 1000 पॉपुलेशन का गांव था। मैं जो बात कर रहा हूँ 1962-63 के आसपास की होगी। मेरे माता पिता, हम 4 भाई, मेरे दादाजी, दादी जी, नानी जी, हम सब एक साथ रहते थे, 8-10 लोग। अभी प्राइमरी टीचर का इनकम कितना होगा आप उस वक्त में आप इमेजिन कर सकते हैं। उस वक्त एक कहावत थी, मागता येना भीक तर मास्टर की सीख। मागता येना भीक तर यस मास्टर की सीख, यस 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 यस। ऐसे एक कहावत थी। तो ऐसे वैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी। हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब फर्ग्यूसन गया तब मेरे पाँव में पहली चप्पल आई, तब तक मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थी। तो बात गावड़ेवाड़ी की है। एक रात को मैं ऐसे जाग उठा, किसी के कराहने से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां उस वक्त तो गावड़ेवाड़ी बहुत छोटा गांव था, ना लाइट थी, ना पीने के पानी के नल थे, ना किराना की स्टोर थी, ना फ्लोर मिल थी, बाकी डॉक्टर दवा की बात ही छोड़ो। इतना छोटा गांव था। और एक रात को मैं उठा, कहानी की आवाज सुन के मैंने देखा कंदील के जो एकदम थोड़ा सा प्रकाश था, उसमें देखा मैंने मेरी माँ जोर जोर से कराह रही थी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी नानी बाजू के एक औरत आके बैठे थे उनके पास, और मैं देख रहा था उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो रो रही थी। उस वक्त मेरे पिताजी बाहर गांव कुछ काम के लिए गए थे। अभी क्या करने का, गांव में दुकान, दवा की दुकान नहीं, गांव में डॉक्टर नहीं, अगर किसी डॉक्टर के पास ले जाने का है तो कोई व्हीकल, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, किसी को फोन करना तो फोन की भी सुविधा नहीं है। पूरी रात हमने वो वहां हमने जागा के निकाल डाली। पूरी रात हम सोए नहीं। सुबह सुबह माँ को ठीक लगा और फिर बाद में हम सोए। उस उम्र में कहाँ तो भी मेरे मन के भीतर बहुत अंदर डॉक्टर प्रोफेशन का आदमी के जिंदगी में क्या महत्व है, वो अधोरेखित अंडरलाइन हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि उसी प्रसंग ने मुझे प्रेरणा दी डॉक्टर होने की, और डॉक्टर होने के बाद गायनेकोलॉजिस्ट होने की प्रेरणा दी। और जब 1979 से मैंने मंचर में प्रैक्टिस शुरू की, बाद में 1985 में मैंने खुद का छोटा हॉस्पिटल, एक थोड़ा बैंक का कर्ज लेके फिर शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो देहात की औरत है उनको भी कुछ पुणे जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पुणे बम्बई जैसी सुविधाएं मिलनी। उस वक्त तो ना यहाँ लेबोरेटरी थी, ना एक्सरे मशीन था, ना सोनोग्राफी थी, ना ब्लड बैंक थी, बाकी छोड़ो, लेकिन मुझे ऑपरेशन के लिए भूल देने के लिए डॉक्टर भी पुणे से बुलाना पड़ते थे। वहाँ ट्रेन सिस्टर्स भी अवेलेबल नहीं थी। मैंने यहाँ मेरे यहाँ काम करने वाली जो मौसी थी उनको ट्रेन करके फिर मैंने ऑपरेशन के लिए किया। मेरी मिसेस नंदिनी, वो नॉन मेडिको है, बाद में जब जरूरत पड़ी तो फिर मैंने उसको सिखाया और ऑपरेशन को असिस्ट को लिया। ऐसे बहुत
क्या बोलते हैं आप, डिफिकल्ट सिचुएशन में काम में शुरुआत की, लेकिन कुछ अड़ा नहीं, लोग आते रहे, उनका विश्वास मिलता रहा। 5 साल में फिर मैंने बैंक का कर्ज लेके एक छोटा हॉस्पिटल बांधा, और जहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध की, वो सिर्फ गायनेक हॉस्पिटल था, गायनेक एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल था। और हॉस्पिटल में अच्छा रिस्पांस था, लोग आते जाते थे। लेकिन वो 10-15 साल में मैंने देखा था कि देहात में औरतों की स्थिति और भी खराब है। एक तो उनका सेकेंडरी स्टेटस रहता है औरतों का, दूसरे गरीबी है, अज्ञान है, एजुकेशन नहीं है, और जो बोलते कि अंधश्रद्धा, वो तो देहात में बहुत रहती है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन नहीं है। मैं 40 साल के पहले की बात, 30-40 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, आज के नहीं। तो उस जमाने में औरतों की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ प्रैक्टिस के साथ साथ इन औरतों के लिए जो देहात में रहते, ये आदिवासी भाग में रहते, उनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर मैं, मेरे समविचारी जो दोस्त थे, उन्होंने हमने सोचा कि हम कुछ सोशल वर्क के लिए एक ट्रस्ट करेंगे। वैसे काम तो हम कुछ ना कुछ करते थे, बीसीजी वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री ऑपरेशन हो, लेकिन डॉक्टर बानू कोया जी, आपने उनका नाम सुना होगा, डॉक्टर बानू कोया जी, उनको पद्म विभूषण भी मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते। मैं तो ट्रस्ट करने के अगेंस्ट था, रिलक्टेंट था, क्योंकि वो फिर चैरिटी कमिश्नर का ये करना, फिर वो सब हिसाब किताब रखना, इसलिए मैं तो कुछ रिलक्टेंट था। इसलिए मैं, मेरे जो गॉडफादर मानता हूँ मैं उनको, डॉक्टर संचेती, सीनियर संचेती, उनके पास गया। उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव डॉक्टर बानू गोयल जी बोलते कि आप ट्रस्ट शुरू करो। तो बोले कि आप क्यों ट्रस्ट शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने पूछा। मैंने थोड़ा सोच के बोला, सर मैं बचपन से देहात में पढ़ा हूँ, तो अपने हाथ से इन देहात के लोगों की सेवा मैं करूं, इन औरतों की सेवा मैं करूं, इस उद्देश्य में ये ट्रस्ट कर रहा हूं। तो तुरंत उन्होंने फटकार लगाई, तुम्हें किसने बोला कि तुम्हारे सेवा की जरूरत है? तुम्हारे पहले भी डिलीवरी होती थी, तुम्हारे बाद में डिलीवरी चालू रहेंगे, किसने बोला तुमको तुम्हारी सेवा की जरूरत है? उन्होंने ऐसी मुझे फटकार दी, और फिर मैं सोचने लगा कि सच है, मैं सेवा करने जा रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये झूठा है, सच नहीं है। और फिर सच क्या है, ये जब मैंने सोचा तो मुझे तुरंत उसका उत्तर मिला, और मैं डॉक्टर संचित को बोला, सर ये करने में मुझे बहुत आनंद मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। सर ने बोला, बस मुझे यही आंसर आपसे चाहिए था, तुम जो कर रहे हो दूसरों को लेने करो, तुम्हारा खुद को आनंद मिलना चाहिए, इसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। ये मत भूलो कि जब तक तुमको आनंद मिलता है तब तक काम करने का, और जब आनंद नहीं मिलेगा तो फिर रुको, सोचो क्या हो रहा है, और फिर काम शुरू करो। और वो मैं आज तक मैं पालता हूँ। 1994 में ट्रस्ट की स्थापना की डॉक्टर बानू कोया जी संचेती, और आज के जो गृह मंत्री है दिलीप वळसे पाटिल, उनके इसमें हमने काम शुरू किया। उस वक्त हमने देखा कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो एक नेशनल प्रॉब्लम है, और उसमें हम कुछ हाथ बटा सके तो ठीक रहेगा। इसलिए हमने बहुत पहले से ही जो फैमिली प्लानिंग ऑपरेशंस है, ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशंस जो है, वो हमने हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन फ्री करने को शुरुआत की, और आज तक हमने कम से कम 11,000 ऑपरेशंस फ्री कर दिए हैं। आज एक ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 10 से 15,000 तो आता होगा। तो इस हिसाब से देखे तो आज करोड़ों रुपए की हमने सेवा इस माध्यम से की है, और इसका फल भी मुझे लोगों से और सरकार से मिला है बाद में। उसके साथ साथ हमने क्या किया कि लोग हमारे हॉस्पिटल तक आते नहीं, औरतें आते नहीं, क्योंकि उनको दूर से आना पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो फिर हमने औरतों के लिए डिसीज डायग्नोसिस एंड मीन्स गायनिक प्रॉब्लम्स
और कैंसर डिटेक्शन, इसके हमने फ्री कैंप्स शुरू किए। अब तक कम से कम हमने 100 से ज्यादा कैंप्स लिए हैं और कम से कम 15,000 से ज्यादा औरतों को हमने फ्री कंसल्टेशन दिया है और ट्रीटमेंट भी फ्री दी है। जिनको बड़े बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी, ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा ऑपरेशंस मैंने टोटली फ्री कर दिए हैं और 1000 से ज्यादा औरतों की माइनर ऑपरेशन भी फ्री कर दिए हैं। प्राथमिक अवस्था में कैंसर की तपास जो है, गर्भाशय का कैंसर जो देहात में बहुत कॉमन है, वो अगर प्राथमिक अवस्था में उसका डायग्नोसिस हो गया तो फिर औरत की जान बच सकती है। और इस हिसाब से उसके लिए जो एक पैप्स टेस्ट रहती है, पैप्समेयर टेस्ट रहते हैं, वो भी हमने शुरू की और वो भी हम लोगों की फ्री टेस्ट करते थे। ये टेस्ट को उस वक्त भी कम से कम 800 से 1000 रुपए लगते थे, लेकिन मेरे सीनियर डॉक्टर, मेरे स्नेही डॉक्टर कर्णिक कर है, उनकी मदद से, उनके सौजन्य से हम ये सब टेस्ट पेशेंट की फ्री करते थे। कम से कम 1000 पेशेंट की टेस्ट हमने फ्री कर दी है। सर, साळी मेडिकल फाउंडेशन याबद्दल तुम्ही आता जी माहिती सांगितली, ही साळी मेडिकल फाउंडेशनच्या माध्यमातूनच केलेली कार्य होती का? होय। अच्छा. साळी मेडिकल फाउंडेशन हे आता मंचरमध्ये आहे. होय। सर, आपण हे साळी मेडिकलच्या माध्यमातून आपण अन्य गाव शहरामध्ये पण कार्यक्रम करू शकतो. करू शकतो, मी केलेले पण आहे। अर्थात ते मी आमच्या मंचरच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे 3-4 तालुक्यांमध्ये, बाजूला एक जुन्नर तालुका आहे, राजगुरुनगर तालुका आहे, शिरूर तालुका आहे, ह्या गावात खेड्यामध्ये जाऊन आम्ही ही मोफत शिबिरं घेतलेली आहेत। तसंच आंबेगाव तालुक्याचा जो आदिवासी भाग आहे, म्हणजे भीमाशंकर हे मंचर आपलं आंबेगाव तालुक्यात येतं, तर भीमाशंकरच्या आसपासची जी अगदी खेड्यातली गावं आहेत, आदिवासी गावं आहेत, तिथे जाऊन पण आम्ही ही सेवा दिलेली आहे। साळी मेडिकल फाउंडेशन, साळी मेडिकल फाउंडेशन। सर, मला खरंच पहिल्यांदा काल कळालं बरं का की साळी मेडिकल फाउंडेशन आहे म्हणून। आतापर्यंत मला खरंच माहित नव्हतं। अभी तक तो मुझे ये पता ही नहीं था कि साळी मेडिकल फाउंडेशन करके भी एक फाउंडेशन है और जो आपने शुरू किया है 1994 ला चालू केलं ना तुम्ही? 1994 में चालू किया आपने इसको। 1994 म्हणजे आप कम से कम नहीं बोले तो भी कम से कम 25 साल हो गए इस फाउंडेशन को। हाँ। और हम ये भी चाहेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो हम इस फाउंडेशन के जो कार्य को हम और आगे थोड़ा लेके जाएंगे। देखते हैं कि अगर लोगों का सहयोग मिले तो ज्यादा से ज्यादा शहरों में इस कैंप का, शिविरों का आयोजन करके जितने अपने सारे लोगों को या और जाति धर्म के लोगों को जितना भी फायदा हम दे सके तो जरूर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी भी ये इच्छा है, क्योंकि अभी मेरा बेटा तो हॉस्पिटल संभालता है, मुझे अच्छा। वैसे टाइम है और मैं जो कुछ सोशल सर्विस देना चाहता हूँ वो 2 क्षेत्र में देना चाहता हूँ, एक Yes. एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। ओके। आप कौन सी भी कंट्री की अगर आप प्रोग्रेस देखेंगे तो ये वहाँ के एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर निर्भर रहती है। यस यस। और इस बारे में मुझे खेद होता है कि हमारी कंट्री बहुत ही पीछे है, क्योंकि मैंने जब इंग्लैंड में देखा, अमेरिका में देखा, तो वहाँ की जो सिस्टम है और वहाँ जितने केयर करते हैं पेशेंट की, उसके हिसाब से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो बजट है वो बहुत कम है। अमेरिका हेल्थ में के वो ऊपर 8% जीडीपी जो है उसके 8% से ज्यादा अमेरिका में खर्चा होता है। स्पेन में 11% होता है और हमारे यहाँ बजट है सिर्फ 1.5% और खर्चा तो उतना भी नहीं होता है। तो फिर लोगों को कैसी सेवा मिलेगी? आज ऐसा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा 25 to 30% लोग जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर करते हैं। अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में सुधार हो गया तो जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी सेवा मिलेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने इसके बारे में सीरियसली सोच करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है, मैं किसी के बाजू नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक तो डॉक्टर होने के लिए आधी जिंदगी जाती है, उसके बाद करोड़ों का कर्जा लेके हॉस्पिटल शुरू करना पड़ता है।
वो मेंटेन के लिए भी लाखों रुपए का खर्चा होता है। अभी मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा लगेगा कि हमारा अभी जो पर मंथ ईएमआई जा रहा है बैंक का कर्जे का, वो 10 लाख है। बाप रे। हमारे यहाँ जो सर्वेंट्स है, डॉक्टर्स, स्टाफ वगैरह जो है, उनकी मंथली सैलरी में हमको कम से कम 10 लाख खर्च आते हैं, और बाकी मेंटेनेंस के तो अलग ही है। तो मुझे बोलो कि ये खर्चा आप ही कैसे निकालेंगे? लोगों को लगता है कि मेडिकल सर्विस, हेल्थ सर्विस ये एक चैरिटी सर्विस है। मैं मानता हूँ है, चैरिटी उसमें है, लेकिन आपको जब अच्छी सर्विस चाहिए, तो फिर अच्छी सर्विस आपको मुफ्त में या फिर कम दाम में कैसे मिल सकती है? आप छोटी सी दुकान में चाय ले लो, 5-10 रुपए में आपको चाय की कप मिल जाएगी। आप जब ताज होटल में जाएंगे, आपको 200 रुपए, 300 रुपए देने पड़ेंगे। उसी चाय के। आप ताजमहल में होटल चाय के लिए जाने का, वहां चाय पीने का, सर्विस लेने की, और बाद में बोलने का कि क्या है, हमें लूट रहे हैं ताजमहल होटल वाले, चाय के हम बाहर 10 रुपए मिलते हैं और 200 रुपए में बेचते हैं, हमको लूट रहे हैं। तो एनीवे वो बात अलग है। आज का हमारा तो वो सब्जेक्ट नहीं है डॉक्टर के बारे में। हमारा सब्जेक्ट ये है कि खास करके अपना जो समाज है, मैंने देखा सोलापुर में वगैरह बहुत ही लोग जो है ना, वो लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ बहुत ज्यादा है, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास। सोलापुर जैसे एरिया देहात के लोग, सोलापुर है, सूरत है, बुरहानपुर है, इंदौर है, हाँ बराबर बहुत है जगह नहीं। पे है, ऐसा कुछ नहीं। सभी 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 दूर है सर, सभी दूर। तो ये लोगों को, अगर मैंने देखा है कि अभी साली समाज का एक लड़का अगर आगे आ गया, उसको अच्छी शिक्षा मिली और वो कुछ बिजनेस में या अच्छे पोस्ट पे लगा, तो उसकी सब फैमिली ऊपर आती है। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें जो काम करना चाहिए, उसमें ये 2 चीजें पे फोकस करना बहुत जरूरी है, शिक्षण, एजुकेशन, और दूसरा हेल्थ। कि यस। अगर अगर हेल्थ अच्छी है, तो फिर आप जो जो पैसा आपको कमाना चाहते हैं वो पैसा कमा सकते हैं। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं हो तो पैसे कमाओगे कहाँ? उल्टा जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है वो भी आपको कमाना पड़ता है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लेने के लिए, दवा लेने के लिए। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आपका बहुत सा खर्चा बच सकता है। आपकी सेहत अच्छी हो तो आप अच्छी तरह से काम सकते हो, ज्यादा कमा सकते हो। इतना ही नहीं, अपने अगर पैसा जो ज्यादा कमाए वो आप उसका उपभोग भी ले सकते हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो तो। सही बात है सर। अगर आपके हाथ पांव नहीं चलते हैं, आपके दांत काम नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा चलने से सांस लगती है, दम लगता है, तो फिर आप पैसे होते हुए भी ये सब एंजॉय कैसे करोगे? कमाने के लिए भी हेल्थ की जरूरत है, और जो कुछ कमाया वो एंजॉय करने के भी हेल्थ की बहुत जरूरत है। और विजय जी, मैं तो अभी कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि अभी लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा सेविंग आपकी हेल्थ के लिए करो, और ज्यादा ध्यान हेल्थ के ऊपर दे दो। क्यों? अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो बाकी कुछ पैसा होते हुए कुछ भी उसका फायदा नहीं। सर, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का मेरा एक सपना है, मेरा खुद का सपना है ये, कि मैं चाहता हूँ कि साड़ी समाज का एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने। इतना इजी नहीं, मुझे पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं भी मंत्रालय में काम करता हूँ, देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, मतलब कितना बजट हो सकता है, क्या हो सकता है, ये कैसे चल सकता है। लेकिन सर, बीच में मैंने एक डॉक्टर मानिक गुर्रम सर की मुलाकात ली थी। अच्छा। आपने देखा होगा या नहीं मुझे पता नहीं। मानिक गुर्रम सर ये मार्कंडेय हॉस्पिटल के डीन है। अच्छा। ये मार्कंडेय हॉस्पिटल सोलापुर में है सर। ओके। इनके बहुत 2 बड़ी मंजिले इमारतें हैं, और सोलापुर का एक टॉप का हॉस्पिटल है। ये पद्मशाली समाज का है, पद्मशाली समाज अच्छा। का। और उनके मार्कंडेय हॉस्पिटल के डीन मानिक गुरम सर की मेरी अच्छी मैत्री भी है, उनके साथ में दोस्ती भी है, और उनका इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया था। तो मैंने मेरी अभिलाषा मनीषा उनसे कही थी कि सर, मैं भी एक चाहता हूं कि मेरा तो इतना संबंध नहीं आता है मेडिकल फील्ड से, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अपने समाज के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल मतलब चैरिटी के तौर पर एक हॉस्पिटल खड़ा किया जाए। क्या लगता है, हो सकता है सर? हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन वो मेंटेन करना बहुत खर्चे का काम है।
अच्छा। क्योंकि आजकल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली हो गए हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ जो ट्रेन चाहिए, उनके सैलरीज वगैरह वो तो अपने को देने चाहिए। उसके साथ साथ जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं, क्योंकि इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फायर ब्रिगेड के ये कैसा है, सेफ्टी क्या है, सेफ्टी बहुत बहुत ऐसे कायदे कानून है कि वो पूरे करने के लिए मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है। तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन पूरा फ्री नहीं दे सकते। आज नहीं, गवर्नमेंट फ्री नहीं, जो फ्री नहीं। हॉस्पिटल चला सकते हैं, यस सर, यस सर। वो भी हॉस्पिटल चलाना उनके लिए इतना मुश्किल है। अभी हमारे यहाँ 100 बेड का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मंचर में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। कोरोना के पेशेंट के लिए वो अभी वो कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा कि वहाँ एक फुल टाइम एमडी फिजिशियन नहीं है। हमारे गांव में जो बाकी एमडी फिजिशियन है वो वहाँ सेवा दे रहे हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स है वो वहाँ सेवा दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि अपना हेल्थ बजट इतना नहीं है कि कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स को वो रख सके। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये प्राइवेट में आपको करना है, अच्छी बात है, लेकिन जब होगा तो बहुत ही अच्छे और अपने समाज के लिए वो एक बहुत ही भाग्यशाली बात होगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना समाज इतना बिखरा हुआ है, आप कहाँ कहाँ हॉस्पिटल शुरू करेंगे और कितने हॉस्पिटल शुरू करेंगे, वो एक बात है। करना है तो सेंटर कहाँ रहेगा, बेस कहाँ रहेगी, वो बात है। दूसरे ये तो मैं कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल के लिए अपने समाज के जो भी डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, वो मैं सबकी तरफ से ये बोल सकता हूँ कि हम हमारी सेवा जो है ना, वो हम पूरे चैरिटी सर्विस पे फ्री सर्विस देने के लिए तैयार है। यस सर, यस सर, यस सर, मैं वही 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 चाहता था। हम दे देंगे, फ्री सर्विस दे देंगे। लेकिन ये चलाना जो है, ये अभी एक बहुत कॉस्टली अफेयर हो गया है। यानी एक सफेद हाथी पास बोलना जो पालना बोलते हैं ना, वैसे एक हॉस्पिटल चलाना थोड़ा हो गया है। मैं दूसरा एक बोलूंगा आपको, अभी देखो पूना के आसपास के जो सारी समाज के लोग हैं, वो मेरे यहाँ आते हैं, औरतें वगैरह आते हैं। मैं किसी भी अपने समाज की जो व्यक्ति आती है पेशेंट होके, मैं किसी से भी कंसल्टेशन फी लेता नहीं। जो गरीब है उनके लिए मैं सर्विस ऑपरेशन और वो भी फ्री करता हूँ, या कम से कम उनको कम से कम 25% 30% कंसेशन मिले, ये मैं देखता हूँ। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ आसपास के नजदीक के अगर अपने समाज के लोग हो गए कि जो गरीब है, तो हमें उनकी सेवा करने में जरूर आनंद होगा। सर मैं जरूर। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, इंटरव्यू में तो नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी पुणे आऊंगा या मंसर आऊंगा तो एक दिन आपके साथ में जरूर गुजारूंगा और आपसे बहुत ढेर सारी बातें करूंगा कि मुझे भी कोई मार्ग मिले, मुझे भी कोई गाइडेंस मिले। हो जरूर। सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विल पावर बहुत अच्छी है सर। आप वो बहुत तो मैं अच्छी है। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और यस सर, इसीलिए ये यस भी सर। सपना सपना सर सच आप होगा। डॉक्टर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब एक्चुअली आई वाज इन कोमा इन 2009। ओके। Yeah, and doctor declared me as a dead अरे हाँ। 2009। या यस सर, यस सर। एंड और उसमें विल पावर मेरा इतना अच्छा है कि उसमें मैं बाहर आ गया सर जी। ओ। जेजे हॉस्पिटल सर, डॉक्टर अच्छा। खाडिलकर सर और डॉक्टर प्रमोद धांडे और डॉक्टर कमलेश जगैसी, ये तीन बड़े ओके। स्पेशलिस्ट है न्यूरो के। उन्होंने मेरा अच्छा। ट्रीटमेंट किया था और उन्होंने आज भी मुझे जेजे हॉस्पिटल में उनका जो सेमिनार वगैरह होता है तो मुझे बुलाया जाता है वहां पे। ये जो ओ, पेशेंट आप देख रहे हैं, ये 2009 में जब हमारे पास में आया था तो ये एब्सोल्यूट डेड था। बस ये अभी विल पावर में अपना बच गया ये आदमी, और आई एम फिट एंड फाइन नाउ। मैं बहुत ही समझे अच्छा समझे फील। भगवान ने आपको एक दूसरी जिंदगी दी है। बस और और ये क्या है सर दूसरी जी, तो मैं जिंदगी ये मेरा आप विल पावर समाज बहुत के लिए, अच्छा है। आप दूसरी जिंदगी आप समाज के लिए दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं सर, देना चाहिए और क्या है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि करना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं बहुत कम उम्र में सामाजिक कार्य में आया हूँ। समाज सेवक तो हूँ नहीं, क्योंकि समाज सेवक तो डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे, डॉक्टर अभय बंग जैसे लोग जो है, ये समाज सेवक है। सिंधुताई सपकाल ये समाज सेवक। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो अभी तालाब के किनारे पे बस टहल रहे हैं, बस देख ही रहे हैं। इसलिए मुझे वो समाज सेवक नाम की विरुद्ध लगाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है।
बस अपने कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, फल आपको बिल्कुल मिलता रहेगा। सकारात्मक भाव मन में रखते रहो, बस सकारात्मक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखो, आगे चलते बनो। थोड़ा सा मतलब चल रहा हूँ मैं मेरी नहीं, वाइफ आप दोनों भी। आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वो इतना सच्चा है, ट्रुथ है, तो लोग तो आ ही जाएंगे ना। नहीं सर, बिल्कुल सर, हमसे लाखों लोग जुड़े सर अभी। मैंने बहुत बड़ा एक पोस्टर देखा था, गांधी जी चल रहे हैं आगे काठी हाथ में लेके, और उनके पीछे 10-12 लोग वो भी चल रहे, और पोस्टर के नीचे लिखा था, फाइंड द पर्पस, फाइंड द पर्पस एंड मीन्स विल फॉलो। या या फाइंड द पर्पस एंड मीन्स विल फॉलो। ऐसा ही है, आप पर्पस ने आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया है विजय जी, और मीन्स तो आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं सर, लाख काफी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ योजना है सर जी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। वो ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है, किसी भी समाज का विकास होना है तो उसका आर्थिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है। बराबर है, इसलिए उस समाज के हर व्यक्ति को संपूर्ण शिक्षण मिलना जरूरी है। बराबर है, उस एग्रीड। समाज में हर एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में होना चाहिए, वो भले क्लार्क हो या कलेक्टर हो। अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं हो सकता, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, तो कम से कम वो अच्छे तनख्वाह के ऊपर प्राइवेट जॉब में होना चाहिए। अगर मान लो कि ये दोनों भी चीज नहीं हो सकती है, तो कम से कम उस परिवार का खुद का बिजनेस हो। बराबर। ये 3 बातें हैं। तीसरी बात, अगर आपको सरकारी नौकरी करना है क्लार्क या कलेक्टर से, तो घर बैठे ये नौकरी नहीं मिलती है सर। इसके लिए पढ़ाई जरूरी होती है, मार्गदर्शन जरूरी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मार्गदर्शन जरूरी होता है। आपको अगर एमबीबीएस बनना है, एमडी करना है, एमएस करना है, आपको अगर आईआईटी से इंजीनियर करना है, तो आपको नीट या जेईई की एग्जाम पास करना आवश्यक होता है। इसका ज्ञान तो स्कूलों में बहुत कम मिलता है, बाहर क्लासेस में ज्यादा मिलता है। उसकी फीस 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए की फीस है उसकी, वो अफोर्डेबल नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का WSF वर्चुअल कंप्यूटराइज क्लास एंड स्टडी रूम हो, जहां पे आपको ये पूरी शिक्षा बिल्कुल कम पैसे में मिले। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कम पैसे में, मतलब आपका मोबाइल का रिचार्ज होगा पूरे परिवार का, उतनी शायद उसकी फीस हो जाएगी, इतने कम पैसे में मिले। ये मेरी एक योजना है। ये कैसे कार्यान्वित करूंगा, ये मैं आपसे विस्तार से जब आऊंगा तो बात करूंगा। और मैं अभी आज गांव-गांव जाता हूँ, शहर जाता हूँ, तो मैं वहां पे जब मीटिंग करता हूँ सर, तो लोगों को ब्लैक बोर्ड मांगता हूँ, हाँ, तो मुझे मार्कर बोर्ड दो। तो हाँ, लोग कहते हैं आपको पढ़ाने आ गए। मैंने कहा पढ़ाने नहीं आया हूँ, मेरी जो हाँ, योजना है वो आपको मुंह से अगर मैं बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगी। हाँ, हाँ, मुझे ब्लैक बोर्ड दो, मार्कर बोर्ड दो, उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ, तो लोग समझ पाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण मैं भी थोड़ा सा घर पे रुक गया। चलो ये सब महामारी जब खत्म हो जाएगी, रूटीन चालू हो जाएगा, तो मेरे जो विचारधारा है, कल हमने पुणे जीवेश्वर महिला मंडल पुणे नारायणपेटकर, इनका संस्था का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, क्योंकि हाँ, बहुत बड़ी जगह है वहां पे। तो मैंने कहा कि मेरे जो विचार है मैं आपको बताऊंगा, अगर आप चाहे तो उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ, क्या वो 5वीं बात ये थी कि मेरा ऐसा विचार है कि मेरे दिमाग में 5 साल से 1 रुपीज क्लिनिक की कॉन्सेप्ट चल रही है, 1 रुपए में दवाखाना, अच्छा, अच्छा, 1 रुपए में। अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आज मोहन कृष्णा साड़ी सर है, अभी वो तो मान लो कि हॉस्पिटल में कार्यान्वित इतने नहीं होते हैं, थोड़े फ्री है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमने 1 रुपीज क्लिनिक यहाँ पे चालू किया है, तो आप अगर हफ्ते में 2 या 3 बार आके वहां पे 1 घंटा बैठेंगे तो बहुत आपका आभारी रहेंगे। सर वहां पे आएंगे, बैठेंगे 1 घंटा। अब ये एक 1 रुपीज क्लिनिक की कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि विजय वक्ते के परिवार में 5 लोग रहते हैं, तो हम उस परिवार से सिर्फ 5 रुपए लेंगे हर दिन के, हम्म, और महीने के लेंगे हम 150 रुपए। हाँ, मुंबई में या इंदौर में आप दवा बाजार में जाओगे तो मेडिसिन बहुत सस्ती मिलती है। जो मेडिसिन बहुत सस्ती है वो फ्री में देंगे, जो मेडिसिन बहुत महंगी है वो लिख के देंगे, और 1 रुपए में उसका इलाज होगा। हाँ, वो इलाज भी कौन सा, नॉर्मल इलाज, बड़े इलाज हम्म, नहीं, मतलब कैंसर हाँ, हो या फिर कोई किडनी फेलियर हो, वो इलाज नहीं हो सकते। लेकिन नॉर्मली तुम अगर किसी फिजिशियन के पास में जाते हो,
500-1000 रुपए की फीस देते हो। मैं मुंबई में जब जाता हूँ किसी ओपीडी में, तो मुझे 1000-1500 रुपए का ओपीडी का पहला चार्ज भरना पड़ता है। बराबर है। तो वहां पे 1 महीने में 150 रुपए में 5 लोगों का इलाज हो जाएगा। हाँ मान लो कि आप 1 महीने में बीमार नहीं हुए, अगले महीने में फिर 150 रुपए भरो। हाँ अगर आप मान लो कि 15 दिन बीमार हो गए, तो 15 दिन आपको 1 रुपए में, उतने ही 150 रुपए में आपको इलाज मिलेगा। बराबर है। तो ये 1 रुपीज क्लिनिक हर गांव शहर में शुरू करने की मेरा बहुत विचार है। बहुत बहुत आइडिया बहुत अच्छी है। अब दूसरी बात ये कि अब इसमें केवल साड़ी लोग ही सम्मिलित नहीं होंगे, हम्म। इसमें साड़ी लोग ही सम्मिलित नहीं होंगे, और जाति के लोग हैं उनको भी हम इसमें ये करेंगे। अब रही बात कि मान लो कि अभी मोहन कृष्णा साड़ी सर है, वो फ्री है इसलिए फ्री सर्विस देंगे, लेकिन कोई डॉक्टर कहेगा किसी किसी गांव या शहर में साड़ी डॉक्टर नहीं होगा, तो दूसरे समाज के डॉक्टर को बोलेंगे, तो वो बोलेंगे यार मैं तो फ्री सेवा दूंगा नहीं आपको। तो हम बोलेंगे देखो भैया, हमारे पास में इतने लोग हैं, हमको महीने के इतने पैसे मिलते हैं, उसमें ये जो हमारा रूम है, मतलब जहाँ पे कंप्यूटराइज क्लास स्टडी रूम होगा, उसी में एक क्लिनिक होगा, क्योंकि हम दोनों तीनों पर्पज के लिए एक ही हॉल का इस्तेमाल करने वाले हाँ हैं। बराबर है। बराबर बराबर ना, मेरी बात को समझ रहे हैं ना सर जी आप? हाँ हाँ। दोनों तीनों इसके लिए एक ही हॉल का हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसका हमको भाड़ा भी देना पड़ता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आता है, इसका मेंटेनेंस भी आता है। तो हमको इतने रुपए मिलते हैं, तो हम आपको 15%, 20%, 25% हर महीने के आपको देंगे। तो कृपया आप अपनी सेवा दो, तो वो जरूर सेवा देंगे। अब छठी बात यह है कि आदमी जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेके मरण तक, शरण तक आदमी जब जाता है, तो उसको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। अगर गर्भ में रहे, तो गर्भ महिलाओं को, आप तो गायनोकोलॉजिस्ट हो, आपको तो पूरी जानकारी है इसके बारे में, जितनी भी समस्या है उसको पूरे जीवन में आती है, उसके लिए वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का एक एडवाइस सेंटर रहेगा। अब ये एडवाइस सेंटर ऐसा रहेगा कि ऑलरेडी हमने वर्चुअल कंप्यूटराइज क्लास स्टडी रूम चालू किया हुआ है, उसमें सर बड़ा एक एंड्रॉइड टीवी रहेगा जो वाईफाई के ऊपर चलेगा। हाँ और हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो प्रमुख है, वो हफ्ते में 1 या 2 बार वहां जाके बैठेंगे, लोगों से आह्वान करेंगे आप कोई भी समस्या हमारे पास में लेके आओ, हम उसको सुलझाएंगे। अब मान लो कि आपका जमीन किसी ने हड़प लिया, प्रॉब्लम हो गई, क्या करना है, हमारे पास में आओ, हम आपको सलाह देंगे। अब उनके पास में अगर इसका इलाज हो तो ठीक, नहीं इलाज हो तो हमारे सामने एंड्रॉइड टीवी पड़ा हुआ है। हम किसी भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, मतलब मेरा नेटवर्क इतना अच्छा है, जैसे मान लो कि आज मोहन कृष्णा साड़ी सर है, अब किसी व्यक्ति को गायनक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वो आया कि यार हमारी बच्ची है, उसका गायनक प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। घबराइए मत, हमको आधा घंटा दो। सर को फोन लगाया, सर जी स्पीकर फोन या फिर डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग के ऊपर बात करिए, हमको सलाह दीजिए, फ्री में सलाह मिल जाएगा। नहीं आपका आज जमीन तो हड़प लिया, आपका जमीन हड़प लिया कहीं, हमारे पास में एडवोकेट्स है, हम उनको लाएंगे, आपको कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, उनके साथ में आपकी बात करवाएंगे। आपको प्रदेश जाना है एजुकेशन के लिए, हमारे पास में आइए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपको नीट का एग्जाम, मतलब कुछ भी हो, वो बहुत डब्ल्यूएसएफ बहुत कुछ एडवाइस कर सेंटर सकते। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब एक ही सेंटर में ये 3 हाँ बातें चलेंगी, दवाखाना भी हो जाएगा, वर्चुअल कंप्यूटराइज क्लास स्टडी रूम भी हो जाएगा, और डब्ल्यूएसएफ का एडवाइस सेंटर भी होगा। मियाँ बीबी के झगड़े बहुत हो रहे हैं, दोनों सोच रहे कोर्ट में जाने का, बीवी वकील को फी देगी, हस्बैंड वकील को फी देगा, वकील, दोनों वकील तो मालामाल हो जाएंगे, वाट तो इनकी लग जाएगी दोनों की। तो भैया कोर्ट में मत जाओ, हमारे पास में आइए, हम आपको काउंसलिंग, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। मतलब ये सारी ऐसी जो बातें, ये सोच के मैंने ऐसा सोचा, जन्म से लेके मरण तक जितनी भी समस्या हो, उसके लिए एक डब्ल्यूएसएफ का एडवाइस सेंटर बने, और इसके लिए बहुत एक अच्छा एक माध्यम है। ये सब में मेरी एक सोच विचार है। अब देखिए इम्प्लीमेंट करने के लोगों का कितना मुझे सहकार्य मिलता है। जरूर मिलेगा। और ये वेबसाइट की वजह से, वर्चुअल की वजह से ना अभी काम बहुत आसान हो गया है, यस सर, यस सर। क्योंकि हम अभी कौन से भी सब पूरे देश के कोने तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत एडवांटेज है, और इसका फायदा लेके हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनको सेवा दे सकते हैं। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आई। मैं बीच में ऐसे बोला था कि लोग अपने लोगों के लिए, औरतों के लिए मैं कैंप लेना वगैरह चाहता हूँ। तो पूना जाके या आजू बाजू गाँव जाके अपने औरतों को देखना, तपासना वगैरह हो सकता है।
लेकिन अगर ये वर्चुअल के माध्यम से अगर मैंने उनको सलाह दी यस तो सर, वो यस बहुत सर, अच्छा यस सर, रहेगा। यस सर, यस सर, यस अभी सर, कल यस। ही विजय जी, कल की ही बात है, कल की बात है। कल मुझे एक फोन आया कि हाँ, मेरे एक फ्रेंड है, उसको आपके यहाँ वो आती थी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, और वो अभी प्रेग्नेंट है, और मुझे भी बच्चे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और हमको आपकी सलाह चाहिए। तो वो विजय जी वो कलकत्ता से बात कर रही थी, और वहां से फोन पे मैंने फिर उसको, उसके हस्बैंड को कुछ गाइडेंस दिया। तो ये हमारे समाज के लिए भी हम कर सकते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों फील्ड में हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिसकी समाज को जरूरत है। सर आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा, जरूर, क्योंकि मुझे कैसा है सर मुझे जी, बहुत खुशी होगी। मैं सर कभी हार नहीं मानता हूँ। मैं बहुत अलग किस्म का आदमी हूँ, मैं बहुत ही, मैं मतलब क्या कहे आपको, मैं अंगार कहो आप भले, मैं बहुत ही शांत रहता हूँ। किसी ने मुझे गाली भी दे दी तो भी मैं सुन लेता हूँ, किसी ने मेरी निंदा की तो भी मैं सुन लेता हूँ, किसी ने मेरे बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया तो मैं बिल्कुल बहरा हो जाता हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है, मुझे सिर्फ दिखता इतना ही है। वो कहते हैं ना, अर्जुन को सिर्फ वो आग दिखती थी वो। आंख दिखती थी बस, मेरा भी वैसा है, मुझे सिर्फ वही दिखता है। मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन क्या कह रहा है क्या, क्योंकि कैसा होता है कि शुरू शुरू में तो ऐसी कंडीशन आ गई थी सर जी, कि हम जब वाई वाई आपको, आपका परिचय तो अभी अभी हुआ है, लेकिन जब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट मुझे करना था, तो ये सब मैंने पूरा ये सब करके जब मेरी मंत्रालय की नौकरी संभालते हुए सब मैंने ये किया, तो बहुत लोगों ने मुझे कुछ ये कहा कि यार ये तो पागल व्यक्ति है यार, ये तो कुछ भी कर रहा है, ये क्या होगा, ये तो 2 महीने चलेगा, ये तो बंद हो जाएगा फिर। कुछ में लोगों ने तो 6 महीने की गारंटी दी, यार ये तो 6 महीने में तो घर बैठ जाएंगे, इनका कहाँ ले रहे वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। बस मुझे तो इतना ही मालूम था कि मुझे वो आंख दिख रही है, बाकी मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस मुझे सिर्फ मंजिल दिख रही है। रास्ता कितना भी कठिन गड्ढे हो। का हो, सीधा हो, कैसा भी हो, बस मुझे चलना है और चलना है और चलना है। और इस सफर में सर हम दो, मी एंड माय वाइफ, हम दोनों निकले थे। हाँ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का पहला इनॉग्रेशन सर हमने हमारे दोनों के, हमने खुद के खर्चे से किया था। हाँ हाँ, 1 रुपया सर मैंने किसी सुना से है, नहीं मैंने लिया सुना था। है, मैंने और अभी मेरा नाट्य करने का। दूसरी बात, मैंने ठाम लिया है, मैं डोनेशन नहीं मांगूंगा किसी को। डोन आप ये कहेंगे कि सर पैसे के बिना तो काम होगा नहीं, सर जी होगा, जरूर होगा, होता है सर, देते हैं लोग सर, देते बिल्कुल हैं, लोग देते हैं सर पैसा, लोग देते हैं, देते हैं सर पैसा। अगर आपको अच्छे कोई, काम के लिए तो। बिल्कुल देते हैं सर, हॉस्पिटल बांधना है तो लोगों को कहेंगे पैसा मत दो, सीमेंट लाके रख दो वहां पे, हाँ, सीमेंट लाके रख दो, 10 सीसीटीवी कैमरा रख देंगे, हर गांव के हर शहर के व्यक्ति को दे देंगे, उसका एक्सेस बना देख लो, पैसा मत दो, सामान दो भले। बस हो सकता है। क्योंकि भैया बिल्कुल सर, मैंने तो ठान लिया कि पैसा नहीं मांगना लोगों के पास में, डोनेशन नहीं मांगना, कार्य करते रहो सर। ऐसी योजनाएं जो है, मैंने कल उनको भी, हमारे वो जो सिस्टर थी कल की, उनको भी बताया कि वो बहुत अच्छी योजना है, और मैं चाहता हूँ सर, इसका फायदा मुझे नहीं होगा, इसका फायदा मुझे नहीं होगा सर, आपको नहीं होगा, आने वाली जो पीढ़ी है बस बस, इसको सर बहुत सच। फायदा होगा सर। क्रांति नहीं होनी चाहिए, उत्क्रांति होनी चाहिए। यस, क्रांति जब होती है ना, तो वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, दिखते हैं, इवोल्यूशन इज मोर। लेकिन उत्क्रांति जब होती है ना, तो वो उसका उसकी सफलता बहुत बहुत दूर तक लेके जाती है, बराबर है, बहुत दूर और तक बहुत लेके बहुत जाती है। बहुत ऐसी दिन बहुत तक सारे टिकते हैं। उदाहरण है यार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हमने हमने जीवन में, कि 100 साल लगे लोगों को फाइट करने के लिए, 100 साल, हाँ, एक एक समाज को, अपना समाज समृद्ध संपन्न बनाने के लिए एक एक साल लगे। सर जब सिंधी लोग आए थे पाकिस्तान से यहाँ पे, मतलब क्या कहते, तो इनको तो आफ्टर एक कैंप डिवीजन। बना के दिया था उल्लासनगर में, हाँ, कैंप नंबर 1 2 3 4 5। आज सिंधी समाज में आपको गरीब लोग आदमी नहीं मिलेगा सर, सच है। वो तो टेंट में रहते थे, टेंट में जब आए थे, निर्वासित होके जब आए थे तो टेंट में हाँ, रहते थे। आज सर सिंधी समाज में आपको गरीब आदमी ढूंढ के नहीं मिलेगा मिलेगा सर, नहीं, इतने मिलेगा अमीर नहीं। लोग हो गए सर। इनको इनको साल लगे सर, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल लगे सर, और ये होगा, जरूर होगा सर जी। और वैसे कहते जो हैं कि देखा, सर,
वैसे देखा तो जैसे सिंधी लोग कम है, वैसे अपने भी लोग परसेंटेज वाइज अपने लोग भी कम है, यानी वो हम उनके लिए बिल्कुल कम है बहुत सर, कुछ कर सकते हैं। सर है कितने 10 लाख लोग होंगे विश्व में, पूरे विश्व में, क्योंकि मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, वहाँ की जनसंख्या पूछता हूँ, जनसंख्या पूछने के बाद में मेरा अंदाजा है 10 लाख के आस पास में एक अपनी जनसंख्या हो सकती है। और मैं ये चाहता हूँ कि समाज आगे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं तो आप दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं थोड़ा सा ये आदमी हूँ कि बस एक बार एक बात के हाँ पीछे लग गया तो बस उसको मैं पूरा करके ही छोड़ दूँ, और मुझे सक्सेस मिलता है क्योंकि मैं दिल से करता हूँ सर, मैं मैं बोलू, दिल से करता हूँ और जब तक इसलिए आप आहे ना हे नाही लेते ना, आपल्या मराठीत म्हणतात ना की तुम्ही वेळ घेतलं पाहिजे एखाद्या गोष्टीचं, तुम्ही वेड व्हायला पाहिजे। या सर पैशन तो है जब मेरा, सर तक आप पैशन, यही नहीं होते ना, उस चीज सर के लिए पैशन है, पागल नहीं पैशन। होते ना, तब तक वो चीज होगी भी नहीं ऐसे। सर मैं बुद्ध का उपासक हूँ, गौतम बुद्ध का उपासक हूँ, और उपासक होने के कारण मुझे ना किसी बात की ना अपेक्षा नहीं है, और मैं खुद मंत्रालय में नौकरी करता हूँ सर। हाँ सुखी परिवार है सर मेरा, फिनेंशियली भी ठीक हूँ, बहुत हाँ, अमीर तो हूँ नहीं लेकिन ठीक हूँ। और लगता क्या है बराबर। जिंदगी में, हम कोरोना की महामारी में हमने देखा ये लगता क्या है, आदमी तो दाल चावल खा के भी जी सकता है, हमने ये भी देखा है। 2 कपड़ा जोड़ी में भी आदमी साल भर रह सकता है, ये भी हमने देखा है। लगता क्या है व्यक्ति को। तो बराबर। इसलिए एक है, चलते जाना है, बस आगे बिल्कुल चलते जाना है। सर जी, आपका परिचय तो हुआ, आपके हॉस्पिटल के बारे में आपने पूरा सुनाया, साड़ी मेडिकल फाउंडेशन के बारे में सुनाया। मेरी एक आपके विनती है बोलिए। कि मैं, वो आपने जो कहा कि ऑनलाइन हम ट्रेनिंग लोगों के ये सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे सर, लेकिन फिर भी बीड़, उस्मानाबाद, अदोनी आंध्र प्रदेश, नारायणपेट, मोलकलमुरु, सूरत, बुरहानपुर, अहमदाबाद, इंदौर, जहां बड़ी संख्या में तादाद में अपने लोग रहते हैं, वहां पे सर अपने कैंप करेंगे सर, हम शिविर आयोजित करेंगे। आपका जरूर समय हमको दीजिएगा सर, जरूर और हम जरूर। जरूर लोगों को सहायता करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं भूल जाऊंगा कहने के लिए, आपसे थोड़ी एक उम्मीद और है। बोलिए। पूरे विश्व में करीबन 2 लाख फैमिलीज रहती है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। कोरोना में हमें ऑक्सीजन की कीमत सिखा दी, ऑक्सीजन कितने में मिलता है। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने ऐसा सोचा, 2 लाख फैमिली, 2 लाख वृक्ष लगाए हम लोग। हाँ तो 27 जून से 11 जुलाई के 15 दिन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना की महामारी में सरकारी नियमों का पालन करते हुए, आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से, आपके मित्र परिवार की तरफ से, मंचर और परिसर में जितने वृक्ष आप लगा सकते हो उतने वृक्ष लगाइए सर इस 15 दिन के। जरूर ये एक अच्छा जरूर काम होगा। जरूर और हॉस्पिटल के बारे में मैं आपके विस्तार से आपके साथ में आके बिल्कुल चर्चा जरूर। करूंगा। और सर, हम आपके पास में नहीं आ सके, इसके लिए तो माफी चाहता हूँ, नहीं लेकिन वर्ल्ड मिलेंगे साड़ी ना। फाउंडेशन का कभी भी कार्यक्रम हो तो सर हमारा निमंत्रण आपको आए ना आए, हाँ, सर उस कार्यक्रम में आप पधार कर हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। नहीं जरूर आएंगे, और मुझे शामिल होने में बहुत खुशी होगी, मैं आपको बोलता हूँ। बिल्कुल। और मुझे, मेरे ख्याल में तो जो कुछ अभी आगे जो जिंदगी बची है, और जो कुछ थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों के लिए, और प्रायोरिटी इसमें मेरे समाज के लिए होगी, जो साड़ी समाज है उसके लिए प्रायोरिटी होगी। सर एक आखिरी सवाल, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या विचार है आप? आपका जो सपना है सर मराठी वो, सांगितलं तरी चालेल, तुम्ही छान सांगू शकता। विजयजी तुमचं हे स्वप्न आहे ना, हे खूप भव्य स्वप्न आहे, खूप मोठं स्वप्न आहे। आणि मला अशा वेळेला मध्ये गांधींचं एक जे वाक्य आहे, कोट आहे त्यांचं, ते फार गाजलेलं आहे आणि ते मला आठवतं. ते ते असं म्हटलंय एका ठिकाणी की ड्रीम ड्रीम ॲज इफ यू आर गोइंग टू लिव्ह फॉर एव्हर अँड डू
एज इफ यू आर गोइंग टू डाय टुमॉरो. खूप सुंदर वाक्य आहे की तुम्ही स्वप्न असं घ्या डोक्यामध्ये की तुम्ही शेवटपर्यंत कधी मरणारच नाही, जिवंतच राहणार आहात असं स्वप्न घ्या. म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे की माझं तर आयुष्यात एवढं उरलेलं आहे, मी एवढं मोठं स्वप्न आहे, हे पुरं होईल का, असा काहीही विचार करायचा नाही. जे आपल्याला जे काही स्वप्न पडले, आपले जे काही ध्येय आहे, जे पर्पज आपण डोळ्यासमोर ठेवलेलं आहे ना, ते खूप मोठं आहे, ते आपल्या हातून पूर्ण होणार नाही असा विचारच करायचा नाही. विचार असा ठेवायचा की आपण भरपूर जगणार आहोत आणि हे स्वप्न पूर्ण करणार आहोत. आणि डू एज इफ यू आर गोइंग टू डाय टुमॉरो. म्हणजे उद्या तुमचं मरण येऊ शकतं, आजपासूनच कामाला सुरुवात करा. हा खूप सुंदर संदेश महात्मा गांधींनी देऊन ठेवलेला आहे. आणि मी मनापासून सांगतो, मी जरी आपल्या ह्याच्यामध्ये फारसा सहभागी झालो नसलो किंवा होत नसलो, तरी पण मला जे काही कानावर येते किंवा मी ज्यावेळेला व्हॉट्सअपमध्ये काही ह्याच्यात बघतो की आपल्या कामाविषयी ज्यांना खूप कौतुक वाटतं, जे प्रशंसा करतात, असे असंख्य लोक आपल्या समाजामध्ये आहेत. ते भले पुढे येऊन बोलत नसतील किंवा प्रत्यक्ष कॉन्ट्रीब्यूट करत नसतील, पण असे हजारो लोक आहेत की ज्यांना तुम्ही हे जे काम अत्यंत तळमळीनं करत आहात आणि ह्याच्यामध्ये तुमची मनोवृत्ती पहा. तुम्ही संकोची वृत्ती ठेवली नाही. तुम्ही फक्त मी खानदेशचा आहे किंवा मी पुण्याचा आहे किंवा मी सोलापूरचा आहे असा विचार केला नाहीये. तुम्ही पूर्ण भारताचा विचार केलाय, नव्हे पूर्ण विश्वातल्या 60 लोकांचा तुम्ही विचार करत आहात. हे खूप भव्य दिव्य स्वप्न आहे आणि मला तर म्हणजे तुमचं करावं तेवढं कौतुक थोडंच आहे ह्या बाबतीमध्ये. खूप सुंदर हे आहे आणि आमच्यासारखे लोक प्रत्येक क्षेत्रामध्ये, आपल्या समाजातले लोक खूप पुढे गेलेले आहेत. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये असे लोक आहेत आणि मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे यू फाइंड द पर्पज अँड मीन्स विल फॉलो. तर तुम्ही खूप चांगलं पर्पज तुम्ही निवडलेले आहे. तुम्हाला सगळी साधनं विनासायास उपलब्ध होतील याविषयी माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाहीये. फक्त जो प्रोजेक्ट हातामध्ये घ्यायचा आहे त्याचं व्यवस्थित पहिल्यांदा नियोजन, आखणी, त्यातल्या तज्ञांचा, त्या क्षेत्रातल्या तज्ञांचा सल्ला घेऊन मग त्यांच्यावरती जबाबदारी टाकणं आणि मग त्यातून परत आलप देऊन परत दुसऱ्या कामाच्या मागे लागणं. अशा प्रकारे आता तुम्हाला तुमच्या पुढच्या या सगळ्याची उभारणी करावी लागेल आणि मला खात्री आहे की लोक आपणहून पुढे येतील मदत करायला. नक्की सर, आपलं मार्गदर्शन हा आम्हाला मिळालेला आजच्या या मुलाखतीतला आशीर्वाद समजतो. आपलं स्नेह, प्रेम, जिव्हाळा, आपली साथ, संगत सोबत आमच्या वर्ल्ड शाळी फाउंडेशन सोबत, माझ्यासोबत, माझ्या कुटुंबियांसोबत सदैव राहील ही अपेक्षा व्यक्त करून माता अंकिनी दशांकिनीला स्मरण करून भगवान जीवेश्वराला वंदन करतो आणि आजची मुलाखत संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय वैष्णव. धन्यवाद. खूप छान आहे. धन्यवाद.